हेलो बच्चों, कल मैंने आपको पाठ्य पुस्तक आरोह से काव्यखंड में पाठ 2 पढ़ाया था। आज प्रश्नोत्तर लिखाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर नीचे लिखे काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश की को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। प्रश्न का पतंग इसमें एक खेल और मनोरंजन के साथ और किसका साधन है? उत्तर, पतंग इसमें एक खेल या मनोरंजन का साधन मात्र नहीं, वह एक प्रतीक है ऊंचाइयों का। खाखंड इस पद्यांश में कवि किसकी घोषणा करता है? उत्तर, इस पद्यांश में कवि भादों के महीने का बीत जाना और सवेरे के आने की घोषणा करता है। गाखंड भादों का महीना कैसे होता है? उत्तर, भादों का महीना बारिश करने वाला होता है। इस मौसम में अंधेरा रहता है। ये महीना बच्चों के खेल में बाधा डालने वाला होता है। घाखंड शरद कैसे आती है और बच्चों को कैसे बुलाती है? शरद ऋतु एक सेतु पार करके आती है। मौसम अपनी नई चमकीली साइकिल चलाकर आया है। साइकिल की घंटी बजाकर इशारों से बच्चों को बुला रहा है। अड़ा, इस पाठ के रचयिता का नाम क्या है? उत्तर, इस पाठ के रचयिता का नाम श्री आलोक जी धनबा है। अगला प्रश्न, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, वर्षा ऋतु के 2 महीने सावन भादों में तेज बौछारें पड़ती है, प्रकृति जलमय हो जाती है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में बदलाव दिखना आरंभ हो जाता है। सूर्य के दक्षिणायन में जाने से उसमें प्रातः काल की लाली बढ़ जाती है, धूप ज्यादा चमकीली होने लगती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तथा उन पर तितलियां मंडराने लगती है। चारों दिशाएं दूर दूर तक स्पष्ट देखी जा सकती हैं। प्रकृति में विचित्र सा आकर्षण दिखाई देता है। अगला, सोचकर बताएं पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज सबसे पहला कागज, सबसे पहली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के खिले चेहरों, उनकी कोमल भावनाओं, चंचलताओं तथा प्रतिस्पर्धाओं को विचित्र किया है। इसके लिए उसमें रंग बिरंगी पतंगों को जरिया बनाया। पतंगों के लिए प्रयुक्त विशेषण हल्के, रंगीन, पतला आदि असल में बच्चों के कोमल, निश्चल, मासूम, उल्लासित हृदयों के लिए हुआ है। कब कहना चाहता कि बच्चों का निश्चल मन ही नई ऊंचाइयों को छू सकता है। मन पतंग के बाद जितना हल्का होगा उतना ही वह ऊपर उठ सकेगा। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर, आलोक धर्माकृत पतंग का एक बिंब प्रधान रचना है। कवि ने शरद ऋतु के प्रारंभ का सूक्ष्मता से चित्रण कर चाक्षुष बिंब का सुंदर निर्वाह किया। वर्षा ऋतु की बौछारों और भादों के जाने, शरद के आने, शरद द्वारा पुल पार करने, तेज साइकिल चलाने, जोर जोर से घंटी बजाने में गतिशीलता के बिंब का सुंदर चित्रण है। कवि की चित्रात्मक शैली अत्यधिक हृदयग्राही बन पड़ी। आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब की योजना सजीव बन पड़ी है। तेज बौछारें, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पतंग ऊपर उठ सके, पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब है। अगला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कवि बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा व्यक्त कर रहा है। जिस तरह कपास रुई नरम तथा हल्की होती है, उसी तरह बच्चे जन्म के समय बिल्कुल स्वच्छ, कोमल, नरम तथा मासूम होते हैं। उनका मन साफ तथा हल्के भाव से निर्मित होता है। या हम एक संबंध में यह भी कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत उसे सबसे पहले घुटी रुई कपास द्वारा दी जाती है। तो कवि ने कपास की नाजुकता के कारण बच्चे से इसका संबंध जोड़ा है। अगला क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? बच्चे पतंग को उड़ाने वक्त पूर्ण स्वच्छ मन से उसमें मस्त रहते हैं और छत पर उनकी डोर के सहारे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जिस तरह पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है, उसी तरह बालपन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता और उनके पार जाना चाहता। पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के बराबर है, जिसमें वे चंचल मन खो जाना चाहते हैं। कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काकड़, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। भाव, उपयुक्त पंक्तियों का भाव है कि बच्चे जिन छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते वे सख्त होती हैं, परंतु बच्चे उन पर इस तरह घूमते हैं मानो छत सख्त न होकर नरम हो। कठोर छत भी उन्हें रोक पाने में सफल नहीं होती है। पतंगबाजी करते हुए बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी से जोर जोर से किलकारियां मारते हैं। बच्चों के चिल्लाने की गूंज ही मृदंग का आवाज़ देती है।
खाखंड, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। भाव प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि बच्चे पतंगबाजी में इतने लीन हो जाते हैं उन्हें छतों के किनारों का भी ख्याल नहीं रहता और वे छतों से गिर पड़ते हैं, लेकिन इस पर भी वे नहीं रुकते। बच्चे दुगने जोश में फिर से पतंगबाजी करने लगते। कब के कहने का भाव है कि अंधेरे के पश्चात उजाले का आगमन अवश्य होता है, अतः हमें आशावादी बनना चाहिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, पतंगबाजी करते हुए बच्चे छतों पर दौड़ते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए किलकारियां मारते हैं तो ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसे मृदंग बज रहा हो। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? उत्तर, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए हमें छत की कठोरता अनुभव नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान पूर्णतः पतंग को समर्पित होता है। पतंग को पाने के लिए हम दुस्साहस की हद तक जा सकते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, पतंगबाजी करते हुए हम खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। मरते मरते बच जाने पर हम अधिक निडर हो जाते हैं और जीवन की चुनौतियों को सहजता से लेते हैं और जीवन को ज़्यादा आनंदमय तरीके से जीते हैं। अगला क्वेश्चन, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। उत्तर, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारा मन भी ऊंची ऊंची उड़ानें भरने को करता है। छोटी सी पतली पतंगें यदि आसमान की ऊंचाई को छू सकते हैं तो हम किस लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते? यह सोचकर हमारे मन में लगातार कर्मशील रहने एवं रंगीन सपने लेने की इच्छा पैदा होती है। अगला प्रश्न, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय में से क्या संबंध है? उत्तर, रोमांचित शरीर का संगीत अर्थात संगीत शरीर को रोमांचित कर देता है। शरीर भी प्रसन्न होकर संगीत में हो जाता है। यह संगीत जीवन में लय उत्पन्न करता है। जीवन में चेतना शक्ति का विकास संगीत के माध्यम से मुमकिन है। जहाँ संगीत जीवन में आनंद प्रदान करता है वहीं जीवन संबंधी सूझबूझ की प्रेरणा भी संगीत की ही देन है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।